हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। सवाल, अब व्हाट इज डेमोक्रेसी एक ऐसा सवाल है जो आप बचपन से शायद क्लास 6 से अपने मन में टटोल रहे होंगे इस सवाल का जवाब कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आखिरकार। ठीक है, अब डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है, डेमोक्रेसी एक ऐसा कह सकते हैं कंसेप्ट है जिसपे एक लाइन में भी समझाया जा सकता है, जैसे अभी हम यहां समझेंगे, और जिसपे एक पूरी की पूरी बुक भी लिखी जा सकती है। तो आइए प्रयास करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी को समझने का। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे। हमें धागा जो मिला है, हमें जो थ्रेड मिली है जिसको पकड़ के आगे जाना है हमें, वो क्या है कि डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन किया गया है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। टू द पॉइंट, एकदम कह सकते हैं ना परफेक्ट डेफिनेशन है ये, क्योंकि इस डेफिनेशन को आप जैसे देखोगे तो दिखने में एक लाइन की दिख रही है, लेकिन अपने आप में क्या किया हुआ है, एक पूरा का पूरा सार समाये हुए हैं। ठीक है, एक पूरा का पूरा कंसेप्ट समाये हुए हैं। कैसे? तो द डेफिनेशन इज हेल्पफुल फॉर अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे अब आप देखोगे कि इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, अमेरिका है, अलग अलग देश है। अब ये डेफिनेशन सबको पहना के देखो, ठीक है, ये डेफिनेशन जो है क्या है, एक तरह का कपड़ा होगी ये, इसको सबको पहना के देखना है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो यस वी नो क्या कि नॉर्थ कोरिया जो है, तो नॉर्थ कोरिया में जो रूलर है ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। किम जोंग उन जो है, ठीक है, वो अंकल रूलर्स के द्वारा इलेक्टेड, मतलब वो जो रूलर है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एक ऐसा देश, ठीक है, उस देश में ऐसी गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है तो वो डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रही है ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक उसी चीज को अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में अप्लाई करेंगे तो नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जो है तो वो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी नहीं गई है, तानाशाही है वहां पे। ठीक है, तानाशाही है वहां पे। तो इसी तरह से क्या है कि द डेफिनेशन इज हेल्पफुल फॉर अस। क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन की मदद से आप नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक रिजीम में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। बढ़िया, तालियां बजाओ, एक चीज समझ में आई हमें। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ो थोड़ा सा और, तो क्या समझ में आएगा आपको कि इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। यस, तो इस डेफिनेशन से हमें यह समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। क्यों? क्योंकि क्या कह रही है डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। याद हो जाना चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें यह तो समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्लियर हुआ? ये तो हमें समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी इज पीपल सेंट्रिक। लेकिन आगे अगर जैसे देखोगे ना कि हम अगर सिर्फ इसी डेफिनेशन के हिसाब से चलें, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, we should end up calling almost every government that holds an election a democracy। तो क्या होगा कि अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो क्या क्या लिखा है देखो डेफिनेशन में, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब चाइना में भी क्या हो रहा है, इलेक्शन तो हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू ही वो क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो अपने लीडर को, अपने प्रेसिडेंट को चूज कर रही है। तो क्या लेकिन चाइना डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्लियर हुआ ना? अगर आप इस डेफिनेशन को बस सुपरफिशियली देखोगे, मतलब दो चीजें होती है, देखो पढ़ने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आपने सब रट लिया, पढ़ लिया और एग्जाम में देके आ गए, जितना याद था एग्जाम दे दिया, नंबर मिल गए, ठीक है, लड्डू बंटवा दिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सिर्फ एग्जाम में पढ़ने के लिए, पास होने के लिए पढ़ के नहीं जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको सीखना है। दो तरीके होते हैं अलग अलग, दोनों ही क्या है, पढ़ना कहला रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ही क्या है कि इस डेफिनेशन को अगर ऊपर से देखोगे कि हाँ इलेक्शन होना चाहिए, रूलर्स जो है इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होना चाहिए, तो अगर ये डेफिनेशन के हिसाब से आप इन जनरल जाओगे तो क्या होगा कि इलेक्शन चाइना में भी हो रहे हैं, इलेक्शन आप देखोगे पाकिस्तान में भी हुए थे, इलेक्शन आप देखोगे, आप एग्जांपल पढ़ोगे इस चैप्टर में कि इलेक्शन मैक्सिको में भी हुए थे, इलेक्शन जो है जिम्बाब्वे में भी हुए थे। लेकिन क्या वो सारे देश डेमोक्रेटिक थे? नहीं थे। कारण क्योंकि इलेक्शंस करवाने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाती है। क्लियर हुआ ना? आप थोड़ा डीप मीनिंग समझोगे, क्लास 9th में आगे हो, डेमोक्रेसी को बस डेफिनेशन पढ़ के आगे नहीं जाना है। तो वही वाली बात है कि अगर आप सिर्फ इस डेफिनेशन को आंख बंद करके इस्तेमाल करोगे कि हाँ यहां इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। ठीक है, मतलब क्या है कि अब हमें लेंस लगाना पड़ेंगे कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तो सब चिल्ला रहे हैं, चाइना भी बोल रही है कि हम भी डेमोक्रेटिक, इंडिया भी बोल रहा है कि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएसए भी बोल रहा है, लेकिन वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश केयरफुली। ठीक है, हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि
कौन डेमोक्रेटिक है और कौन सिर्फ बोल रहा है डेमोक्रेटिक है। बोलने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाती ना। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए थे, रेफरेंडम करवाया था और बोला मैं तो रेफरेंडम से जीत के आया, लेकिन क्या वो रेफरेंडम जो था सही था, फ्री एंड फेयर था? तो सवाल है, जब सवाल है तो डेमोक्रेसी कैसे है? आगे समझ में? तो इस तरह से आपको चीजें समझना पड़ेगी कि हर सिर्फ वो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से जहां इलेक्शन हो रहा है, जहां रूलर्स है, ठीक है, जहां गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा क्या? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? यू आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन, ठीक है। और एक गवर्नमेंट जो चिल्ला रही है कि हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन वो डेमोक्रेसी है या नहीं है उसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर कैसे देखेंगे? तो रसगुल्ला रसगुल्ला है या नहीं है कैसे चेक करोगे? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि वो मीठा होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि आप कुछ फीचर्स सेट करोगे। वाई समझ में आया ना कि क्यों हमें देखना पड़ेगा? क्योंकि डेमोक्रेसी तो कोई भी बोल सकता है। चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहा है, लेकिन क्या है वो डेमोक्रेसी? नहीं है, ठीक है। तो वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्या करते हैं, इस डेफिनेशन का ऑपरेशन करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो क्या लिखा है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सबसे पहली चीज, इन विच द रूलर्स, अब जैसे यहां पे क्या लिखा है, रूलर्स लिखा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा, ध्यान रखना, ठीक है, आर इलेक्टेड, इलेक्शन के बारे में लिखा है, बाय द पीपल। अब समझो कि आप इस डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे, ठीक है, ये डेफिनेशन परफेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन उसमें जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा है, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल है, प्राइम मिनिस्टरियल है, ठीक है। वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो उसमें लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक। तो डेमोक्रेसी में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, ये देखोगे, और ये देखने के बाद आप बोल पाओगे कि हाँ, सिर्फ बोलने से डेमोक्रेसी नहीं होगा, आपके यहां फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो जस्टिफाइंग है या नहीं है, ठीक। फिर आप बात करते हैं रूलर्स की। तो रूलर्स में क्या है? मोनार्क भी होता है, रूलर्स में तो डिक्टेटर भी होता है, रूलर में प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। ये रूलर्स जो है तो इन्हें इलेक्ट कैसे किया गया, ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड। तो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर है कि नहीं, ठीक। तो ये डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन डेफिनेशन में जो शब्द है ना कि रूलर्स कौन, डेमोक्रेसी में आप मान लो कि क्या है, हमने बोल दिया कि हाँ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हमारा मोनार्क क्या करेगा, रूल करेगा, तो क्या वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मोनार्की थोड़ी ना चलेगी यहां पे, ठीक है, कि आपके पिताजी राजा थे तो आप भी राजा और आपके बेटे भी राजा, इस तरह से मोनार्की नहीं चलेगी ना। तो रूलर्स कौन है? इलेक्टेड रूलर्स होना चाहिए। अब इलेक्टेड की बात की जा रही है ना, तो वो इलेक्टेड कैसे हैं? मतलब उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन होगा, कैंडिडेट कौन कौन है, मैं कैंडिडेट हूं, मैं कैंडिडेट हूं और मैं ही कैंडिडेट हूं। तो ऐसे इलेक्शन मायने रखेंगे क्या? ठीक है, लोगों के पास चॉइस भी तो होना चाहिए। चाइना बोल रहा हम इलेक्शन करवा रहे, लेकिन पार्टी तो एक ही है, ठीक है। तो वोट तो आदमी चाह के भी उसी को देगा, ना चाह के भी उसी को देगा। तो ये समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये इलेक्टेड जो शब्द है ना, इसमें जो इलेक्शन समाया हुआ है, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है कि नहीं, लोगों के पास में चॉइसेस हैं कि नहीं, ऑप्शन है कि नहीं, ये सारी चीजें आती है। एंड बाय द पीपल, तो अब ये पीपल में क्या आता है? सिर्फ मेल के पास वोटिंग राइट हो, सिर्फ इंडिजीनियस कम्युनिटी के पास वोटिंग राइट हो, तो वो भी देखा जाना चाहिए। आगे समझ में? देखो डेफिनेशन दिखने में कितनी सिंपल थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन व्हेन वी आर लुकिंग इट वेरी प्रिसाइजली, ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो वो कैसी है। डिक्टेटरशिप है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है? क्लियर? रूलर्स जो है तो रूलर्स कौन है, कैसे इलेक्ट हुए? बाय द पीपल। तो जो पीपल है इलेक्ट करने वाले, क्या सभी को वोटिंग राइट है? इक्वल बेसिस पे वोटिंग राइट है? नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ना, डेमोक्रेसी को इस डेफिनेशन से डिफाइन किया जा सकता है। इस डेफिनेशन की मदद से आप एक डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इस डेफिनेशन को सुपरफिशियली देखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना होगा? एक एक चीज को समझना होगा। वो कैसे समझी जा सकती है? तो हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को पढ़ेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसमें स्टोरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो हम 4 स्टोरीज को क्या करेंगे, 4-5 कंट्रीज की केस स्टडीज हैं, उन्हें पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के बाद समझेंगे कि क्या वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को जस्टिफाई कर पा रही हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या करेंगे कि हम डेफिनेशन को बनाएंगे, ठीक। ये डेफिनेशन आपने पढ़ ली, यहां पे समझ में आया आपको, लेकिन मैंने आपको उसके अंदर क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए कि रूलर्स है तो कौन है, इलेक्शन है तो कैसे इलेक्शन है, पीपल है तो क्या सभी पीपल या फिर कुछ ही पीपल को वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए, बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि डेफिनेशन जो है इसे आप बनाएंगे, हम इसे समझेंगे, इसका ओरिजिन समझेंगे अलग अलग केस स्टडी की मदद से। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करते चलेंगे, एक एक फीचर को समझते चलेंगे डेमोक्रेसी के। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन क्या होता है डेमोक्रेसी का, और चारों फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। जो एकदम लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने जानु पीएफ और जो जिम्बाब्वे में जो कंडीशन थी, रॉबर्ट मुगाबे, वो सारी सिचुएशन देखी थी। तो उसी के साथ में हमने 4 फीचर्स और एक डेफिनेशन, ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके थे। अब ये एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत
ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इस क्वेश्चन की, तो उस सेंस में इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते, देखिए अलग अलग हमने स्टोरीज देखी थी, पाकिस्तान की, चाइना की, मैक्सिको की, जिम्बाब्वे की स्टोरी देखी थी, और अलग अलग 3 कंट्रीज थी जैसे सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी। ये सारा सब कुछ हमने देखा था। उन्हीं चीजों को एक बार रिकॉल करेंगे, रिकैप करेंगे, और एक बार फिर से ब्रशअप हो जाएंगे सारे जो डेफिनेशन थे, फीचर्स थे उसके साथ में। डेफिनेशन क्या थी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड, इलेक्शन वाला भी हमने फीचर देखा था, रूलर्स वाला भी देखा था कि मेजर डिसीजन रूलर्स को लेना चाहिए, और बाय द पीपल मतलब इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर फीचर्स पे बात करते हैं तो फीचर्स क्या क्या थे? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। तो जो पाकिस्तान वाला केस था, हमने देखा था कि वहां पे किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ एक डेमोक्रेटिक रूल नहीं ला पाए कंट्री में। क्यों? क्योंकि ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही वाज टेकिंग ऑल द मेजर डिसीजंस इन द कंट्री। तो आर्मी ऑफिसर्स और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, तो वो लोग मेजर डिसीजंस ले रहे थे, बट दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। देयरफॉर पाकिस्तान कैन नॉट बी सेड टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ये पहला फीचर था। दूसरा, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट गवर्नमेंट। मतलब ये वो वाली बात है, कौन सी? कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसके साथ साथ में वेयर दोज करंटली इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जो आज पावर में है वो पार्टी हार भी सके, मतलब वो पार्टी हार सके, ऐसा एक पॉसिबिलिटी बनना चाहिए। तो वो हमने इस फीचर के अंदर देखा था। चाइना और मैक्सिको के एग्जांपल से हमने इन चीजों को समझा था। तीसरा जो फीचर देखा था, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरेबिया वाले जो एग्जांपल थे, तो इक्वल वोटिंग राइट वाली चीज को हमने इस पॉइंट में, इस फीचर में डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी डेमोक्रेटिक होगा जब वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलेंगे। तो ये हमने उस फीचर में डिस्कस किया था। अब अगला क्या है? अब अगला हम देखेंगे द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, लीड्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। अब इसमें क्या बताया, जो हमने जिम्बाब्वे वाले सेक्शन में डिस्कस किया था कि किस तरह से वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं था, सारी चीजें क्या थी? सिटीजंस राइट, सिटीजंस के जो राइट्स होते हैं उससे ऊपर थी। जानू पीएफ पार्टी जो थी, रॉबर्ट मुगाबे जो थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल देते थे। मतलब वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहां पे क्या था? रूल बाय लॉ था। तो ये सारी चीजें हमने चौथे फीचर में डिस्कस करी थी। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन द डेमोक्रेटिक लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। तो वहां पे राइट्स की रिस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री में, तब जाके वो कंट्री क्या कहलाएगा? डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा। ये हमारा चौथा फीचर बताना चाह रहा था। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी है अभी तक। मतलब ये एक तरह से क्या है कि चैप्टर का जो एक मेजर पार्ट था उसका एक समरी रिकैप था जो कि आपकी बुक में दिया है, तो इसीलिए मैंने उसे एक बार और रिकॉल करवाना एक इंपॉर्टेंट चीज समझा। अभी अब क्या देखते हैं हम? अभी हम देखेंगे कि आगे जो है, तो आगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, और उसमें भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्यों पढ़ेंगे? सवाल यह आता है। तो थोड़ा सा पहले कंसेप्ट्स को करेक्ट करो। चैप्टर का जो पहला पार्ट है व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसे आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है चैप्टर का वो क्या है? व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाई डेमोक्रेसी वाला जो पार्ट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी को अगर समझेंगे तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, उसके फीचर्स आपने पढ़े। अब व्हाई डेमोक्रेसी को जब हम समझेंगे तो हम ये सवाल करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों? ठीक है, दूसरे भी तो अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। दूसरे अल्टरनेटिव्स जैसे कि आप डिक्टेटरशिप को भी चूज कर सकते हो, आप मोनार्की को भी चूज कर सकते हो, लेकिन नहीं, डेमोक्रेसी ही चूज करना है। क्यों? ठीक है, तो उसी क्यों का सवाल, उसी वाई का सवाल आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको उसके पहले यह समझना होगा कि वाई नॉट डेमोक्रेसी। मतलब कि हम क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाई डेमोक्रेसी आपकी ब्रॉड हेडिंग है, उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी दोनों चीजें पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन जो यहां पे बन सकता है वो एक तो ये बनता है कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो शब्द बदल सकते हैं, क्वेश्चन बहरूपिया होता है, लेकिन आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन कैसा ही रूप लेके आ जाए, आप तो थप्पा बोल दोगे ना।
तो वही चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, कि आपको एसेंस समझ में आया ना कि अगर डेमोक्रेसी को हम चूज कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी के फायदे होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर दी डीमेरिट्स, व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा बनेगा, ठीक है। सिंपल से यहां पे आपके सामने 3 और 3 6 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं विच आर नॉट इन दी फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, जो ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी में ये कमियां हैं, फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पहले हम देखें कि डेमोक्रेसी के साथ समस्याएं क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अब देखो क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, ठीक है, सबसे पहले ऐसे समझो। अब व्हेन इट इज ऑल अबाउट पीपल, तो लोग खुद तो जाएंगे नहीं सरकार बनाने, वो क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे। मतलब इलेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इलेक्शंस डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में बार बार लीडर्स बदलते हैं, कोई भी लीडर ऐसा थोड़ी ना कि परमानेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को अगर लग रहा है कि कैपेबल है तो परमानेंट रहेगा, नहीं तो क्या होता है कि अगले चुनाव में देख लिया जाएगा, बदल देते हैं लीडर्स। तो एक चीज ये होती है कि लीडर्स जो है डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं। वहीं पे अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करो, मोनार्की की बात करो, तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक वही रहेंगे, ऐसा खेल हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि लीडर्स जो है डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं और इसके चलते इंस्टेबिलिटी आती है, कोई लॉन्ग टर्म विजन के साथ में डिसीजन नहीं लिए जा सकते। ये एक देखने का एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म कह सकते हैं गोल्स जो है, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है वो नहीं लिए जा सकते हैं लीडर्स, क्योंकि बदलते रहते हैं, उसके चलते इंस्टेबिलिटी आती रहती है। तो ये क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया डेमोक्रेसी का, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा अगर देखिए, इसी को हम क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गया, या फिर ये डीमेरिट हो गया डेमोक्रेसी का। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब क्या है, डेमोक्रेसी में पावर में आना जरूरी है, पावर में नहीं आओगे तो आप क्या अपोजिशन में बैठे रहोगे। अपोजिशन का अपना काम होता है, ठीक है, क्या करना, प्रोटेस्ट करना, क्वेश्चन उठाना, वो सारी चीजें, लेकिन अल्टीमेटली हर अपोजिशन क्या चाहता है कि वो पावर में जाए। अब जब डेमोक्रेसी को आप कैसे देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, सब अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सब अपनी सरकार बनाना चाहते हैं ना, तो इसके चलते संस्कार भूल जाते हैं। मतलब उसके चलते क्या हो जाता है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, एथिक्स जो है भूल जाते हैं लोग, पैसे का, पावर का इस्तेमाल करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर कुर्सी पाने के लिए। आगे समझ में? तो एक समस्या यह भी है कि व्हेन इट इज अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, और जब कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन जरूरी नहीं कि हमेशा हेल्दी रहे, कभी कभी कंपटीशन जो है क्या हो जाता है, एक तरह से बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाता है, और यहां तो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाता है। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है यहाँ पे। और इसके चलते क्या होता है, एट टाइम्स वी हैव सीन पार्टीज यूजिंग डर्टी ट्रिक्स, ठीक है, पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, मर्डर हो रहे हैं, कह सकते हैं, क्या कर सकते हो, आपके पॉलिटिशियन जो गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर पावर में आने के लिए। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी होता है। दो चीजें। तीसरा पॉइंट देखो, so many people have to be consulted in democracy that it leads to delays। अब मुझे ध्यान नहीं है, शायद वो 7th या 6th क्लास में एक चैप्टर आता था हिंदी में, ठीक है, उस चैप्टर का नाम भी ध्यान नहीं है, लेकिन वो चैप्टर की स्टोरी हमेशा ध्यान रह गई मुझे, कि वो एक जामुन का पेड़ गिर जाता है एक बच्चे के ऊपर, मतलब एक इंसान के ऊपर, और वो एक किसी सरकारी दफ्तर में गिरता है, तो फिर वो फाइल पास होती है एक जगह से दूसरी जगह की, आदमी को निकालना है तो बोलते नहीं, ये तो उन्होंने पेड़ लगाया था तो उनकी परमिशन, इनकी परमिशन, उनकी परमिशन। मतलब वो एक व्यंग था, ठीक है, एक तरह का सटायर था किस चीज के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर, कि क्या होता है कि सरकारी दफ्तर जो होते हैं, डेमोक्रेसी जो होती है, तो उसमें इतने सारे लोगों से आपको क्या करना पड़ता है, डिबेट, डिस्कशन करना पड़ता है। मतलब इनसे कंसल्ट करो, उनसे कंसल्ट करो, नहीं इसकी अप्रूवल तो वो देंगे, इसकी अप्रूवल तो ये देंगे। तो इसके चलते क्या होता है पता है, इसके चलते ये होता है कि जब इतने लोगों को कंसल्ट करोगे ना आप, तो डिलेज होते हैं, क्या लगता है, समय लगता है, ठीक। अब वही डिक्टेटरशिप या मोनार्की होती तो क्या है, राजा सोया था, राजा सुबह उठा, उसको लगा कि आज ये करना है, तो उसने निर्णय दे दिया और वो काम हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है, एक इंसान अपने इच्छा से डिसीजन नहीं ले सकता, आपको बहुत सारे प्रोसेस, प्रोटोकॉल और कह सकते हैं प्रोसीजर्स के थ्रू आगे बढ़ना होता है, और जिसके चलते क्या होता है, कंसल्ट करना पड़ता है, एंड कंसल्टेशन लीड्स टू डिले, ठीक है। इतने लोगों से जब आप सहमति लोगे तो डिले होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे समय लगता है चीजों को करने में। तो एक समस्या यह भी होती है डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन करना पड़ता है, एंड कंसल्टेशन लीड्स टू डिलेज, ठीक। ये पॉइंट हो गया एक। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो the best interest of the people, it leads to bad decision। अब जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ना, वो इलेक्टेड लीडर्स क्या होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। क्या है ना कि जो इलेक्टेड लीडर
चुन के आया है। अब वो स्पेशलाइज नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं कि पब्लिक जो है या फिर कह सकते हैं आम जनता जो उनके लिए किस तरह से डिसीजन लिया जाए, बस ये है कि वो पॉपुलर थे इसके लिए उन्हें चुन लिया गया। तो जरूरी नहीं कि, और देखो हर लीडर को अपन ये नहीं बोल सकते कि हर लीडर उतना कैपेबल नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या समस्याएं हैं और उन्हें होना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन हर जो लीडर पॉलिटिक्स में वो जरूरी नहीं कि बहुत समझदार हो या फिर कह सकते हैं कि उसको सारे डिसीजंस जो वो लेगा वो सही डिसीजन लेगा। तो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो देयर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नो दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। उनको ये नहीं पता कि जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है, और इसके चलते कभी कभी क्या है, डिसीजन तो इलेक्टेड लीडर ही लेंगे, लेकिन वो इलेक्टेड लीडर को जब ये नहीं पता कि क्या निर्णय सही हो सकता है क्या गलत, तो वो गलत निर्णय भी ले सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, समझ में आया। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्टेड लीडर्स को जरूरी नहीं कि हमेशा पता हो कि जनता के हित में क्या है। अब जब उस इंसान को नहीं पता है कि क्या हित में होगा क्या नहीं होगा, तो वो गलत निर्णय भी ले सकता है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है, चौथा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। पांचवी अगर पॉइंट को हम देखें तो क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन for it is based on electoral competition. Again this is somewhat related to this point only, second point से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं क्या है, जब पॉलिटिकल कंपटीशन है ना, तो आपको अपना क्या करना है, उल्लू सीधा करवाना है, बस आपको अपना काम निकलवाना है। डेमोक्रेसी में यही होता है कि डेमोक्रेसी में हर लीडर क्या चाहेगा कि वो आगे बढ़े, ठीक है। इतनी मोरालिटी होती है अगर कि हम ये सोच के चलते कि नहीं देश के लिए जो हित में है वो आगे बढ़े, तो फिर तो क्या होता है, राम राज्य आ जाता है। लेकिन इतनी मोरालिटी है नहीं, तो इसके चलते क्या होता है कि जब ये पॉलिटिकल कंपटीशन है ना, उस पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते क्या होता है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए या फिर कह सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए करप्शन भी होता है। और करप्शन होता है इस कारण से क्या है कि आप बोलते हैं देश में गरीबी है, गरीबी खत्म कब होगी, ठीक है, जब ये सारा सिस्टम खत्म होगा। मतलब डेमोक्रेसी खत्म नहीं करना है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स उस पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते करप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, सिर्फ पार्टी कह सकते हैं कि आप वोट सिक्योर करने के लिए क्या कर रही है, पैसा पानी की तरह बहा दे रही है, दूसरी तरफ लोग भूखे मर जा रहे हैं। तो यहां पे करप्शन और ये सारी समस्याएं भी है, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन है। तो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि ना रहेगा पॉलिटिकल कंपटीशन, ना होगा करप्शन, ना रहेगी गरीबी, तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन सही नहीं है, कुछ लोगों का ये मानना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाता है, ठीक। एक और पॉइंट क्या है, आप देखो, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब क्या हो रहा है कि आप बोलते हैं डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, डेमोक्रेसी इज पीपल सेंट्रिक थिंग, ठीक है। तो उसके चलते क्या है कि आम जनता को आप इतना फुला देते हो कि वही सब कुछ है, लेकिन आम जनता को जानकारी थोड़ी ना होती हर चीज की, ये बात भी सत्य है, परम सत्य है। तो इसके चलते आम जनता ये तय नहीं करेगी कौन उनके लिए डिसीजन ले, एक्सपर्ट्स को ये काम करना चाहिए कि कैसे डिसीजन लिया जाए, डिसीजन लेने वाला इंसान कौन हो, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ये भी एक आर्ग्यूमेंट होता है। अब देखो ये जो 6 आर्ग्यूमेंट्स आपने देखे, तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, और वी कैन से दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इतनी चीजें समझ में आई आपको। अब आगे अगर हम थोड़ा एक स्टेप बढ़ते हैं ना, तो आप इस पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं सर ये पॉइंट तो गलत है, जैसे डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन होता है और एंड इट लीड्स टू डिलेज, तो सर वो कंसल्टेशन से क्वालिटी ऑफ डिसीजन भी तो इंप्रूव होता है, सही बात है, ठीक है। तो एक जो पॉइंट है उस पॉइंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और आगे आप पढ़ोगे जब आप आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ोगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब आप पढ़ोगे कि इस पॉइंट का काट है अपने पास में। काट है मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जब लिखने को यह आएगा कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो हमें यह भी पता हो कि ये कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया चीज होती है कि आप सिर्फ अच्छे पे फोकस ना करो, सिर्फ बुरे पे फोकस ना करो, आप दोनों चीजों पे नॉलेज रखो और दोनों चीजों में फिर आप क्या करो, मंथन करो कि दोनों अच्छा और बुरा देखते हुए आखिरकार निर्णय क्या लिया जाए, ठीक है। कुछ तो रखना पड़ेगा ना, या तो डेमोक्रेसी को रखो या तो ना रखो। अब बात ये भी आपको पता है कि वी आर फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप, तो डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा, क्लियर है। तो अभी अगर हम देखें तो ये इतना पार्ट जो है आपको 6 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, तो आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये 6 पॉइंट्स क्या करना है, वही वाली बात है कि लिखना है, बार बार याद करना है, तकिए के नीचे रख लेना, सो जाना, लेकिन इसको याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। ये इस पे एक सीधा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। चलो एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी में कमियां हैं, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन, मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस डेमोक्रेसी आ गई है सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको कि डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन कैसे नहीं है, कि आज आप देखेंगे तो वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी हर जगह फैली हुई है, लेकिन गरीबी आज भी खत्म नहीं हुई है, करप्शन आज भी खत्म नहीं हुआ है। आप देखोगे आज भी समस्याएं हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा कैपेबल नहीं होते, वो हमेशा निर्णय सही नहीं लेते हैं, समस्याएं वहां भी आती है, ठीक है, समस्याएं वहां भी आती है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट
अ मैजिकल सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जो सारे पॉइंट्स आपने पढ़े कि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, डिलेज है, डेमोक्रेसी में करप्शन है, डेमोक्रेसी में आप जिस देखोगे तो क्या है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। आज ये पॉलिटिकल पार्टी बनी, इसने ये प्लान बनाया, ठीक है, 5 साल बाद वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई, तो वो प्लान और प्लान के पीछे की मेहनत और पैसा सब गया पानी में, ठीक। लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी के पीछे दौड़ रहे हैं। आया समझ में? तो कुछ तो बात होगी ना डेमोक्रेसी में। तो वही वाली चीज है कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। करप्शन भी होगा डेमोक्रेसी में, पॉवर्टी भी होगी डेमोक्रेसी में, आप देखोगे तो इनइक्वालिटीज भी होगी, लेकिन द डेमोक्रेसी में नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। फिर दो बार चिल्ला के बोल सकता हूं मैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। फिर भी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो आगे देखो। तो डेमोक्रेसी में नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ इज डिफरेंट, ठीक है। हम जो रियल लाइफ में क्वेश्चन फेस करते हैं वो सवाल ये है ही नहीं। सवाल क्या है, देखो, हम व्हाई डेमोक्रेसी पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि why democracy is the best form of government, ठीक है। we are not talking that democracy is the best form of government। democracy हम तो बात ही नहीं कर रहे कि is democracy the best form of government, no we are not talking about this, ठीक है। हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे कि क्या democracy best form of government है। हम जो क्वेश्चन की बात करें वो क्या कर रहे हैं कि is democracy better than other form of government that are there for us to choose from, मतलब जो alternatives है उन alternatives में best democracy है या नहीं है। समझ में आई चीज है? दो चीजें हैं। मतलब क्या है कि आप मार्केट में लेने गए, आप बोल रहे हैं कि मुझे बेस्ट पेन दो, ठीक है, बेस्ट पेन दो। अब वो बेस्ट पेन क्या होता है इसकी डेफिनेशन कभी क्लियर नहीं हुई है। हर पेन की कुछ लिमिटेशंस होंगी, हर पेन की कुछ लिमिटेशंस नहीं होगी। आप बेस्ट कार लेने जाओगे तो आप पूरी दुनिया में ढूंढ लोगे तो भी आपको बेस्ट कार नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि जितनी भी कार है उनमें बेस्ट क्या है, तो जितनी भी कार है उनमें बेस्ट आपको क्या है, कोई ना कोई कार बता ही देंगे कि देखो अभी तक जितने भी मॉडल्स आए उनमें सबसे बढ़िया मॉडल ये है, ठीक है, महंगा होगा। क्लियर हुआ? तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते अगर आप यहां समझोगे तो यहां पे भी वही सवाल है कि डेमोक्रेसी क्या आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो सवाल ही नहीं है। हमारा सवाल क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी अमंग ऑल दी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, तो यस वी कैन से। और आप डेमोक्रेसी को क्यों चूज कर रहे हैं, सवाल ये आता है अगर फिर से, तो उसके पीछे हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में अच्छाइयां क्या है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आया समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या है। अभी हमने अगेंस्ट देखा है, ठीक है। तो व्हाई डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट करी, तो उसके पहले हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी में कमियां क्या है, उन कमियों के बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें मतलब कुछ अच्छाइयां होंगी। तो व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब आप डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने की बात करते हो, आप ये सवाल उठाते हो कि डेमोक्रेसी क्यों, तो हमें डेमोक्रेसी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों चीजों को समझना चाहिए। अब डेमोक्रेसी में क्या अच्छा है, ठीक है, और क्या बुरा है, इसे जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही चीजों को अलग अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। तो हमने पिछले वीडियो में यह देखा कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो हमने देखा कि हाँ कमियां हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में कमी है। अब ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी जमीन नहीं। तो उस हिसाब से हमने देखा कि कुछ लूप होल्स है डेमोक्रेसी में, उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सवाल ये उठाते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं, इस सवाल को नहीं उठाते। हम सवाल क्या उठाते हैं कि डेमोक्रेसी जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें बेस्ट है या नहीं। तो जी हां, डेमोक्रेसी जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है हमारे पास में, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है हमारे पास में, उनमें बेस्ट जरूर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे आप देखेंगे कि व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब सवाल बहरूपिया होता है तो किसी भी तरह से आ सकता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस, व्हाट आर दी डीमेरिट्स, व्हाट आर दी मेरिट्स, डीमेरिट्स नहीं होगा, ठीक है, व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह से सवाल कैसे भी आ सकता है। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की बात करो तो वो एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी की तरह क्वेश्चन आ सकता है, मेरिट्स फॉर डेमोक्रेसी की तरह क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो अब देखो यहां पे आपके सामने कितने 3 और 2 5 पॉइंट लिखे हैं। सवाल सीधा आएगा, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। आप इन 5 पॉइंट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन भी तो करना होगा उन्हें। तो हम 5 पॉइंट्स को समझते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि जैसे यहां लिखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों कहा गया है, ये अकाउंटेबल कैसे है, इस चीज को समझेंगे हम, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हाउ डज द डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी
डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकती है, इस चीज को हम समझेंगे। फिर यहां लिखा है क्या, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी समझेंगे। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, इस पॉइंट को भी समझेंगे। और लास्ट में क्या है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अब रटने के लिए 5 पॉइंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सीधा रट सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा कुछ बच्चों ने कि हाँ आंसर मिल गया, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स जो आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलेंगे। और यही सारे पॉइंट्स डेमोक्रेसी को बेस्ट अमंग द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल बनाता है कि जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है, जैसे डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, उन सब में बेहतर डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961, 1958 से 1961 ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की बात करें ना, तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, चाइना में बहुत भयंकर तरीके से अकाल पड़ता है, फेमाइन आती है। ठीक है, लोग भूखे मर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि खाने की कमी थी। अब खाने की कमी थी तो खाना कहां से लाया जाए, गवर्नमेंट अरेंजमेंट करे, क्योंकि ये एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके नागरिक जो हैं, ठीक है, उस देश के जो नागरिक है, तो उस देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है वो देखें कि लोग भूख के कारण ना मरे। ठीक है, लोगों को खाना अवेलेबल करवाया जाए अगर स्थिति खराब हो तो, फेमाइन भूखमरी जैसी स्थिति है, ठीक है, तो आप क्या करें, उन्हें एक तरह से खाना प्रोवाइड करें। लेकिन चाइना में जो फेमाइन आती है 1958 से 61 के टाइम पीरियड के बीच में, तो इट इज कंसिडर्ड एज दी it is considered as one of the worst recorded famine in world history। ठीक है, इस डिकेड की बात नहीं कर रहे हैं, इस कह सकते हो कि इस सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो बहुत बुरी फेमाइन कंसीडर किया जाता है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, 3 करोड़ लोग कम नहीं होते, 3 करोड़ लोगों की जान गई। ठीक है, 3 करोड़ लोगों की जाने जाना किस कारण से, क्योंकि खाना नहीं था। और तब बैठे बैठे सरकार क्या कर रही थी, मक्खी उड़ा रही थी? नहीं। ठीक है, तो उस समय पे ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहा चाइना के ऊपर। ठीक है, पैरेलल सिचुएशन अगर आप देखोगे, चाइना का ऐसा नहीं कि चांद पे है, ठीक है, तो चाइना चांद पे नहीं है, चाइना हमारे बाजू में है। तो इंडिया में क्या सिचुएशन रही होगी, इंडिया में भी सिचुएशन खराब थी, इंडिया में भी फेमाइन लाइक सिचुएशन थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए स्थिति को संभालने का प्रयास किया। ठीक है, इंडिया में भी इकोनॉमिक सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं थी, इंडिया में भी खाने की कमी थी, लेकिन इंडिया में आप जैसे देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने कंधे मजबूत रखते हुए जिम्मेदारी संभाली इन कंधों पे कि नहीं, लोगों को भूखे नहीं मरने देना है। ठीक है, अब बोलोगे क्या सर ये चाइना की गवर्नमेंट के सगे लोग नहीं थे और हमारी गवर्नमेंट के लोग सगे थे? सगा और सौतेला कुछ नहीं था यहाँ पे, जवाब यहाँ पे डेमोक्रेसी का है। ठीक है, मतलब सवाल यहाँ पे डेमोक्रेसी का है, उसका जवाब भी डेमोक्रेसी में ही छुपा हुआ है। कैसे? तो देखिए, चाइना में फेमाइन आया, लोग भूखे मर रहे थे, सरकार देख रही थी, लेकिन सरकार को ऐसा था कि लोग भूखे भी मर जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होना, क्योंकि वहां अथॉरिटेटिव सिस्टम था। उन्हें पता था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पावर में रहेगी, लोग रहे या ना रहे। लेकिन जब इंडिया की बात करोगे ना, तो मतलब सवाल यही है यहाँ पे कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में सरकार ने जिम्मेदारी संभाली और यहां सरकार ने बोला ठीक है मर रहे मरने दो। तो इसका पीछे का कारण ये है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सरकार को पता है कि लोग मर जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब सरकार को पता था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें पावर में लाए हैं, ठीक है, जो लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, तो वी आर अकाउंटेबल टू दोस पीपल्स। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगी ना, क्योंकि लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है। तो इस तरह से यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाता है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। ठीक है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो उस डेमोक्रेसी के चलते गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी थी कि भैया लोग भूखे मर रहे हैं तो उनकी भूख को एड्रेस किया जाए, उन्हें खाना दिया जाए, फूड स्कैरसिटी जो है तो उस स्कैरसिटी को खत्म किया जाए। चाइना में गवर्नमेंट जो थी, तो चाइना में गवर्नमेंट ने सोचा कि देखो जिसके पास खाना है वो खा लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं खाएगा और पेरिश हो जाएगा। पॉपुलेशन वैसे ही चाइना की बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो इसके चलते क्या, इसके चलते देखा ना, दो गवर्नमेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और क्यों? क्योंकि दोनों गवर्नमेंट अलग अलग तरह के सेटअप में चल रही थी। जहां पे नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होगा तो वो जनता के बारे में नहीं सोचेगी, वो सेकेंडरी चीज हो जाएगी। जो गवर्नमेंट होगी उसके अपने प्लान्स होंगे और वो उस प्रायोरिटी के हिसाब से चलेगी। लेकिन जो भी स्थिति हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा गवर्नमेंट पहले किसके बारे में सोचेगी, जनता के बारे में, क्योंकि जनता ही गवर्नमेंट में मतलब जनता ने ही उस पॉलिटिकल पार्टी को, उन लीडर्स को पावर में लाई है, गवर्नमेंट में लाई है। आया ना समझ में? तो ये इस स्टोरी से आप क्या सीखे कि डेमोक्रेसी का एक एडवांटेज क्या है कि डेमोक्रेसी फेमाइन नहीं होने देगी। नहीं, ये तो एक स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया है। बाकी डेमोक्रेसी का एडवांटेज यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। जो लोगों की जरूरतें हैं उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कौन करता है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डॉज मार के आगे निकल जाएगी, वो अपनी प्रायोरिटीज अलग तरीके से चलाएगी। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा जो लोग रहेंगे वो प्रायोरिटी पे रहेंगे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की लिस्ट में, ठीक है। तो अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। तो ऐसा नहीं है, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, चाहे तो कर सकती है, तो मे एंड कैन, ठीक है, वो चाहे तो करेगी या तो ना भी करे, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। अब मान लो कहीं मोनार्की, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो उस डिक्टेटर को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो मेरा महल बनवाना है, ठीक है, चाहे लोग भूखे मर जाए। तो क्या है, वो डिक्टेटर की सोच पे डिपेंड करा, तो लोग भूखे भी मरेंगे। तो अगर राजा की इच्छा होगी, ठीक है, डिक्टेटर की इच्छा होगी तो वो काम करवाएगा, नहीं तो लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोग की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पहले रूलर्स समझे, क्योंकि रूलर्स अगर लोगों को नहीं समझेंगे तो लोग रूलर्स को नहीं समझेंगे। सीधा सा हिसाब किताब है, बहुत सिंपल इक्वेशन होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और इसी के चलते हमारा पहला एडवांटेज निकल के आता है क्या, कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो मतलब जिम्मेदारी लेती है, वो जवाबदेही लेती है कि हाँ जनता ने हमें चुना है तो हम जनता के लिए करेंगे और जनता के लिए ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर जनता हमारे से खुश नहीं है तो हम अगले इलेक्शंस में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक तरह का इनडायरेक्ट कंपल्शन हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि लोगों के बारे में नहीं सोचोगे तो आप लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे। सिंपल सा खेल है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया, ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आया ये, ठीक है। चलो अब और एडवांटेज देखें। देखो अगली चीज क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। कंसल्टेशन एंड डिस्कशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे चीजें कंसल्ट की जाती है, डिस्कस की जाती है। जैसे नॉन, अब देखो यही पॉइंट आपने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन बहुत होती है, उसके चलते डिलेज होते हैं, काम धीरे धीरे होता है। अब इसी को एडवांटेज में कैसे देखोगे कि हाँ काम धीरे जरूर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि भैया हमने मकान बनाने के लिए उस ठेकेदार को ठेका दिया तो मकान बहुत धीरे धीरे बना रहा है। अब बहुत धीरे धीरे बना रहा है, क्यों बहुत धीरे धीरे बना रहा है? क्योंकि वो बहुत बारीकी से काम कर रहा है। तो दो चीजें हैं कि काम लेट होगा लेकिन काम क्वालिटी वाला होगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन के कारण डिलेज होते हैं, लेकिन वो डिलेज के चलते क्या हो रहा है, मतलब आप टाइम लग रहा है वो मत देखो, आप ये देखो कि वो टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हर चीज पे कंसल्टेशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, जब आप इस तरह से मंथन करोगे ना तो उससे क्या होगा कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो बेस्ट डिसीजन लोगे, क्योंकि इतने सारे लोगों से आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो वो जो डिसीजन लिया जाए उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर कोई भी कमी होगी तो उसको पहले ही डिस्कशन के दौरान, कंसल्टेशन के दौरान क्या किया जाएगा, पॉइंट आउट कर लिया जाएगा। और अगर जैसे डिक्टेटरशिप और मोनार्की में एक आदमी फटाफट डिसीजन ले सकता है तो हो सकता है कि वो डिसीजन सही ले, लेकिन वो कोई एंगल छूट सकता है जो कंसल्टेशन और डिस्कशन की मदद से शायद बाहर आ जाता। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, जिसके चलते कह सकते हैं रश डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, ठीक है। कि जो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन होते हैं जिसमें आपने सोचा कि हाँ मुझे सही लग रहा है मतलब सही होगा और डिसीजन ले लिया, नहीं। जब आप डेमोक्रेसी में होते तो आप क्या करते हैं, डिबेट डिस्कशन के चलते आप क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना सिक्के का दूसरा पहलू होता है वो देख पाते हैं। क्लियर हुआ? तो दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज द सेकंड एडवांटेज, दिस इज द सेकंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कि डेमोक्रेसी जो है क्वालिटी ऑफ डिसीजन को इंप्रूव कर देता है। कैसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन को इंप्रूव करता है कि इतने सारे लोगों से जब आप डिस्कशन के बाद में, इतने सारे लोगों से सलाह लेने के बाद में जो निर्णय लेते हो आप, क्योंकि डेमोक्रेसी में पूरा इंस्टीट्यूशन चलता है। डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट वन पर्सन, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशंस। तो सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करते हैं ना। जब पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होता है वो बात अलग है, आप देख रहे हो कि लोग लड़ रहे हैं, लड़ने के अलावा जो काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो लिया जा रहा है वो इंप्रूव्ड होता है, एक बेहतर डिसीजन निकल के आता है। दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला देखो क्या है। अब अगली चीज जो है ना, अगली चीज को बहुत अच्छे से समझना। ये डिसएडवांटेज की तरह देखने को लगता है लेकिन उसका एडवांटेज समझ में आएगा आपको कि डेमोक्रेसी में क्या है, डाइवर्सिटी। आपको पता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, खास करके जैसे इंडिया की बात करो तो इतने लैंग्वेज, इतने रिलीजन, इतने कल्चर वाले लोग हैं, ठीक है। एक डाइवर्स गुलदस्ता है पूरा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में नो डाउट डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी होती है तो दिखती बात है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे कि मेरा सोचना अलग होगा, आपका सोचना अलग होगा, इनका सोचना अलग होगा, इनका सोचना अलग अलग होगा, ठीक है। तो चार लोग जब रहेंगे, डाइवर्स लोग जो रहेंगे, तो डाइवर्स लोगों की डाइवर्स
नजरिए होंगे, अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से देखेंगे चीजों को, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी देयर इज डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड दिस डाइवर्सिटी में लीड टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। और एट टाइम्स क्या होगा कि इन डिफरेंसेस के चलते लोग लड़ भी लेंगे, कंफ्लिक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है, कंफ्लिक्ट भी हो जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी समस्या आएगी। अब सवाल ये आता है कि चलो सर डेमोक्रेसी तो है कंट्री में, डाइवर्सिटी भी है, समस्याएं भी, और लोग लड़ भी लिए, लेकिन समझदारी किस चीज में कि उस लड़ाई को आप सुलझा लो। तो सवाल ये आता है कि हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसी जब समस्याएं होंगी तो इन समस्याओं को सुलझाया कैसे जा सकता है। तो यहां पे अब वो दिया गया, देखो दो तरीके हो सकते हैं, इधर मत देखो अभी कुछ भी, इधर देखो। एक तरीका क्या होगा कि अलग अलग ग्रुप रह रहे हैं एक कंट्री में, ठीक है। अब उस कंट्री में क्या होता है कि दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां होती है, तो एक तरीका सुलझाने का ये होता है कि जो पावरफुल ग्रुप है वो लेस पावरफुल ग्रुप को क्या करता है, मार पीट के समझा देता है कि चुपचाप मान लो हमारी बात, नहीं तो मार पीट पीट के समझा देंगे, ठीक है। तो पावरफुल ग्रुप्स कैन सप्रेस लेस पावरफुल ग्रुप एंड डोमिनेट। तो एक तरीका ये हो सकता है कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, ठीक है, कि जो पावरफुल है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल चलेगा कि जो ज्यादा फिट है, जो ज्यादा सर्वाइव कर मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वो सर्वाइव कर जाएगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। दूसरा ग्रुप जो है तो ना दिक्कत है तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो मारेंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे होगा क्या, इससे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो दूसरा ग्रुप है वो हमेशा नाखुश रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, रिजेंटमेंट आएगा उनकी तरफ से, वो कोशिश करेंगे कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, हुआ भी ये गलत रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या होता है पता है कि डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के चलते क्या होता है, कंफ्लिक्ट भी हो जाते हैं। इन कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व डेमोक्रेसी में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली। डेमोक्रेसी का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अकोमोडेटिव होती है, वो सारे अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंसेस भी होंगे, कंफ्लिक्ट भी होंगे, तो उन्हें रिजॉल्व करने का प्रयास करेगी, उनको एक साथ एक ही देश में समाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहां हमारा एक और फीचर निकल के आता है, तीसरा फीचर निकल के आता है। वो क्या निकल के आता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हम उनसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पावरफुल रहेंगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्या है, हिटलर को देखो आप जर्मनी के टाइम पीरियड में, एक एग्जांपल है, अच्छा हिस्ट्री में आप पढ़ोगे हिटलर वाला चैप्टर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हिटलर को ऐसा लगा ज्यूस खराब है, ठीक है। अब लेकिन उसके लगने से कुछ थोड़ी ना हो सकता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कंफ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डेमोक्रेसी होती तो हिटलर कुछ नहीं कर पाता। अब डिक्टेटरशिप थी तो उसने क्या दूसरा रास्ता अपनाया, उसने बोला कि नहीं ज्यूस पसंद नहीं है तो इन ज्यूस को क्या कर दो, सप्रेस कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। आगे समझ में? तो इस तरह से क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो शायद डाइवर्सिटी को उतनी अच्छी तरह से डील ना करे, ठीक है, अकोमोडेट ना कर पाए। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप की तो खूबसूरती इसी चीज में है, क्या कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है डेमोक्रेसी में, ना कि सप्रेस करने का, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज यहां ये बताता हूं, क्या, इट इज नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट इज नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट्स आर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस, ठीक है। आपके अंदर डिफरेंसेस तो होंगे, स्वाभाविक है, आप अलग दिखोगे, मैं अलग दिखूंगा, आप अलग कास्ट से हैं, मैं अलग कास्ट से हूं, आप अलग रिलीजन से, मैं अलग रिलीजन से हूं। हमारे डिफरेंसेस से हम डिवाइड नहीं हो गए, लेकिन अगर हम उन डिफरेंसेस को जी ना पाए, उन्हें सेलिब्रेट ना कर पाए, तब हम डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं, मतलब चौथा एडवांटेज अगर देखें हम, तो चौथा ऐसा, हाँ, चार एडवांटेज, ठीक है। तो चौथे एडवांटेज को अगर देखें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इवन इफ डेमोक्रेसी, हाँ ये पॉइंट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि हो सकता है कि डेमोक्रेटिक, एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, हो सकता है जैसे हमने देखा कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। क्या हो सकता है कि इट प्रोवाइड्स अ रूम टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में होती है। मान लो अगर ये तीनों चीजें नहीं है, ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी नहीं है, बेटर डिसीजन जो है वो भी नहीं आया, ठीक है, तो इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है। क्यों दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है? क्योंकि बिकॉज इट डज अ लॉट टू दी सिटीजंस, ठीक है। लेकिन वो मतलब क्यों दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं, समझना अच्छे से कि डेमोक्रेसी, हो सकता है डेमोक्रेसी अकाउंटेबल ना हो, जो हम पीछे पड़ के आए, हो सकता है डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जा रहा है वो क्वालिटेटिव डिसीजन ना हो, कुछ भी ले लिया, खूब डिबेट डिस्कशन किया, लेकिन तो भी कोई डिसीजन ले लिया। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद भी, इन सारे ऑड्स के बावजूद भी डेमोक्रेसी ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
क्यों है, इतना क्या लगाव है? क्योंकि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल डिसीजन के बारे में कुछ करे या ना करे, कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन के बारे में कुछ करे या ना करे, लेकिन वो जनता के बारे में बहुत कुछ करती है, ठीक है? तो व्हाई? बिकॉज इट डज अ लॉट टू द सिटीजंस, जनता के लिए बहुत कुछ करती है, ठीक है? डेमोक्रेसी में जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसमें आपको बताया ना कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब आप ये समझोगे कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो बेसिक प्रिंसिपल हो जाती है, और इस पॉलिटिकल इक्वालिटी के चलते क्या है, ठीक है, इस पॉलिटिकल इक्वालिटी को जब रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आप पैसे वाले हैं या गरीब है, कोई भी आप किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन आप सभी जो होंगे सभी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जैसे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाली बात पढ़ के आए थे हम, ठीक है? तो आप इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करोगे। इससे क्या है कि हर इंडिविजुअल की इक्वल डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाती है डेमोक्रेसी में, जो कि किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिक्टेटरशिप जब थी जर्मनी में, तो उसके चलते क्या है कि ज्यूज जो है उन्हें उतने राइट्स, उतना कह सकते हैं कि इक्वलिटी नहीं मिलती थी जितना नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को एडवांटेज मिलता था। आगे समझ में? तो इस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस चीज को आप इंश्योर नहीं कर सकते हो। जो भी रूलर होगा, मोनार्क होगा, वो अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपने पसंदीदा लोगों को ज्यादा फेवर देगा और दूसरों को शायद ना दे, ठीक है? लेकिन डेमोक्रेसी में आप कहीं भी हो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। पीपल आर नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर, दे आर दी रूलर देमसेल्फ, ठीक है? तो लोग वहां पे रूलर के सब्जेक्ट नहीं होते कि रूलर को जो पसंद आएगा उस तरह से हमारी स्थिति होगी, नहीं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, दे आर रूलर्स इन देमसेल्व्स, ठीक है? वो खुद अपने आप में रूलर है, क्योंकि वो खुद तय करते हैं कि हमें कौन रूल करेगा, वो खुद डिसाइड करते हैं, वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। सो हियर विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द फोर्थ एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। देखो यहां सीधा सा हमने क्या बताया आपको, 5 पॉइंट बता दिए कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हो सकता है अकाउंटेबल डिसीजन ना लिए जाए, डेमोक्रेसी में हो सकता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन ना लिए जाए, लेकिन डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर इंडिविजुअल को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी रिसाइड्स ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। दिस इज द फोर्थ एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। अब फिफ्थ एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, देखो, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। अब देखो गलतियों की अगर बात करें ना, तो गलतियां तो मास्टर्स जो होंगे ना वो भी गलतियां कर सकते हैं। गलतियां ऐसा नहीं है कि गलतियां जो एक कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसमें गलतियां ना हो। गलतियां करना तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे इंसान, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर कि गलतियां करो, ठीक है? गलतियों से ही तो सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गलती करते रहे। दूसरों की गलतियों से भी सीख लो, ठीक है? दूसरों की गलतियों से भी सीख लो। तो अल्टीमेटली ये है कि गलतियां बुरी चीज नहीं है, गलतियां सिखाती हैं, ठीक है? ठीक है, तो वैसे ही आप क्या कहोगे कि देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी गलतियां हो सकती है। एक डेमोक्रेटिकली टेकन डिसीजन जो होता है वो भी गलत हो सकता है। आपने खूब डिबेट डिस्कशन किया और डिसीजन लिया, लेकिन वो गलत साबित हो गया, हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि बट इन अ डेमोक्रेसी देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। देखो ये चीज बहुत अच्छी है समझना। और मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, देखो मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूं, ठीक है? लेकिन और मतलब मैं आपको दिशाएं दिखाता हूं कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो इसको अपने इर्द गिर्द देखना कि क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले रही है, क्या हमारी गवर्नमेंट इस डेफिनेशन में, इस सांचे में सेट हो रही है, नहीं हो रही है। ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना, ठीक है? तो जैसे यहां पे क्या लिखा है कि देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। आई एग्री विद दिस कि डेमोक्रेसी में गलतियां हो सकती है, लेकिन क्या होता है, एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप जो होगा ना, एक ऑथोरिटेटिव रूलर जो होगा ना, तो वो अपनी गलतियों पे मिट्टी डालेगा। मिट्टी कैसे डालेगा? जनता को दिख रहा है कि आपने गलत किया है, ठीक है? आपके द्वारा जो निर्णय लिए गए वो एक तरह के क्या थे, गलत निर्णय थे। लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में उस निर्णय को गलत कभी साबित कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है? भैंस जा रही होगी तो भी क्या बोलेंगे, नहीं ये तो गाय है। क्यों? क्योंकि रूलर को लग रहा है कि ये गाय है, ठीक है? तो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होगा कि वो गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी का ये एडवांटेज है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई गलती हो भी रही है ना, हो सकती है गलतियां, लेकिन गलती अगर होगी तो वो गलती क्या हो जाएगी, वो गलती पब्लिक डिस्कशन की स्पेस में आएगी, ठीक है? ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। तो जब लोग डिस्कस करेंगे, वो गलती दिखेगी ना कि हाँ हमारे लीडर ने निर्णय लिया और एक गलत निर्णय था, तो अब गलत निर्णय था तो गलत था, गलत को गलत ही बोलेंगे और उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है। देयर इज अ रूम टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स, ठीक है? उन गलतियों को सुधारने के लिए मौका मिलता है। कैसे? कि हमने इस बार चुन के तो गलती कर लिया, आपको अगली बार हम हमारी गलती सुधार लेंगे।
आगे समझ में? तो लीडर्स अगर गलतियां करते हैं तो वो अपनी गलतियां खुद सुधार सकते हैं, वो नहीं सुधारेंगे तो लोग सुधार सकते हैं, ठीक है? आइदर दी रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, गलत निर्णय लोगे और सोचोगे कि बने रहेंगे, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में हो सकता है। नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होगा कि मोनार्क जो उसने बोल दिया मैंने निर्णय लिया, गलत लिया, लेकिन तुम क्या कर लोगे, मेरा मैं ही राजा बना रहूंगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाबू डेमोक्रेसी में सीधा सा खेल है कि रूलर्स अगर गलत निर्णय लेगा तो अपने निर्णय बदल ले, या तो नहीं तो सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है, ठीक है? और दी रूलर्स कैन बी चेंज, तो रूलर्स अगर डिसीजन नहीं बदलेंगे तो रूलर्स को बदल दिया जाएगा, सीधा सा गणित, ठीक है? तो यहां पे आपका पांचवा एडवांटेज निकल के आता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अगर हमने चूज किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ पे डिसीजन लिया, अगर गलत डिसीजन लिया तो वो अपनी गलतियों को सुधार सकती है, अगर नहीं सुधारेगी तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। सो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट, ठीक है? ये पांचवा एडवांटेज था। अब देखो 5 एडवांटेज हमने पढ़े, अब एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हैं। देखो यहाँ पे ये 5 एडवांटेज आपने पढ़े, आपने समझा कि हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल। दूसरी चीज आपने क्या समझी कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव होता है क्योंकि डिबेट डिस्कशन पर बेस्ड रहते हैं डेमोक्रेसी में डिसीजंस। तीसरी चीज आपने पढ़ी क्या कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डाइवर्सिटी होगी लेकिन उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की बात की जाती है, रिजॉल्व करने की बात की जाती है डेमोक्रेसी में, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं मिलेगी। चौथी चीज हमने क्या देखी कि डेमोक्रेसी जो है इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को एनहांस करती है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। और पांचवी चीज जो आपने सीखी क्या कि डेमोक्रेसी में गलतियां अगर होती भी है तो डेमोक्रेसी क्या करती है, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, क्योंकि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है, गलतियों को ढांक दिया जाता है। लेकिन यहां पे गलतियां पब्लिक डिस्कशन में आती है, ठीक है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक? तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट allows us to correct its own mistakes. So these are the 5 advantages of जो है broader meanings of democracy. आपने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, दोनों पार्ट पे इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा। तो डेमोक्रेसी के एक बेसिक डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो थे वो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर हमने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दोनों चीजें समझी कि व्हाई डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी हमने सीख लिया, समझ लिया। अब यह जो टॉपिक है ना, यह टॉपिक अपने आप में इतना ब्रॉड है कि उसका नाम भी क्या रखा गया, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी क्या है, तो अभी तक जितना समझा तो हमें समझ में आया कि हाँ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक? हमने स्टार्ट ही वहां से करा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अब क्या हो रहा है कि आप डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह पढ़ के आए हो अभी तक, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका होता है डेमोक्रेसी। कैसे? तो इस टॉपिक को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो जैसे अगर हम देखें द चैप्टर इन द डेमोक्रेसी, तो इस चैप्टर में आपको डेमोक्रेसी का एक बेसिक आइडिया दे दिया गया है, लेकिन जितना इस चैप्टर में बताया गया है डेमोक्रेसी सिर्फ उतना नहीं है कि हाँ डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन है, 4 फीचर है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में है, सिर्फ इतना नहीं है। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज मच लार्जर देन दिस, ठीक है? इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, कई गुना ब्रॉड है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, ठीक है? अपने आप में बहुत सारे कंसेप्ट्स को समाया हुआ है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। शायरी हो गई, वाह वाह, ठीक है? तो अब अगर जैसे यहां पे समझे तो इन डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट आर डेमोक्रेसी मस्ट हैव, ठीक है? तो अभी तक जितना आपने समझा तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि कुछ मिनिमल सेट ऑफ फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ अगर डेमोक्रेसी है तो क्या होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पे रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए। तो आपने अभी तक जितना समझा तो उससे आपको एक मिनिमल फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के वो समझ में आ गए कि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, ठीक है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और उस हिसाब से अगर हम समझें तो आज जो डेमोक्रेसी का मोस्ट कॉमन फॉर्म देखने को मिलेगा वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। मतलब डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है। देखिए समझिए क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब जब डेमोक्रेसी लोगों के टुवर्ड्स सब कुछ है, ठीक है, पीपल सेंट्रिक होती है डेमोक्रेसी, तो अब क्या होना चाहिए कि हर इंसान जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो अब हर इंसान कैसे पार्टिसिपेट करेगा? तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज प्रैक्टिस की जाती है ना वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पहले समझाता हूं, उसके बाद हम टॉपिक को फिर कनेक्ट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है समझना कि मतलब आप खुद क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करते हुए आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है? दिस इज नोन एज
वर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट डायरेक्टली। व्हाट आई मीन बाय दिस, कि आप डायरेक्टली एंगेज नहीं हो रहे हो कि पार्लियामेंट में जाके आप लॉ बना रहे हो, अरे बहुत काम है आज लाओ ये लॉ पे साइन कर दो, नहीं, आपको बुलाया भी नहीं, आप गए भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या है उस पार्लियामेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करवा पा रहे हो। कैसे? क्योंकि आपने आपकी कंस्टिट्यूएंसी से जिसको वोट दिया है ना, वो लीडर इलेक्ट होने के बाद में, जीतने के बाद क्या करता है, पार्लियामेंट में जाता है और वो जो डिसीजन ले रहा होता है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज समझने वाली है यहां पे, क्या कि डेमोक्रेसी में आज जो आपको मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, वो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और यही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पीपल आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो अब कैसे काम चल रहा है, तो दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमें एक मिनिमल डेफिनेशन जो है, मिनिमल फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के, वो समझ में आ गए हैं। अब जैसे हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो सवाल यही आता है कि आज आपको ये देखने को मिलता है कि आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है, ठीक है, तो व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। आज के समय में आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्यों ले रहे हैं, सर हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सही डिसीजन लेगा, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब एक सवाल बनता है यहां पे कि व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों है। तो देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल that it is physically impossible for them to sit together and टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज को अगर आप समझोगे ना, तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज इंपॉसिबल कि हम सारे लोगों को एक साथ ला सकें। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखोगे तो पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी एथेंस वगैरह में, ठीक है, आज की बात नहीं कर रहे, आज से 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे, जो भी निर्णय लिए जाना था गवर्नमेंट के द्वारा तो सारे लोग बोलते थे कि हाँ ये निर्णय लो। लेकिन आज आप ऐसे हर इंसान को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आज जनसंख्या इतनी है, जनता जनार्दन इतनी है कि आप सबको एक साथ इकट्ठा कर ही नहीं सकते हो। कहां बिठाओगे, ठीक है, कहां बिठाओगे, पहला सवाल। तो इस तरह से क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो फिजिकली इट इज इंपॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अगर बैठा भी लिया, मान लो चलो सबको एक साथ, तो भी क्या है कि आप सबको एक ही मत पे सहमत करवा नहीं पाओगे, ठीक है, उसमें दिक्कतें आएंगी, तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी। क्लियर हुआ? Even if they could, the citizens does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. और मान लो कि सारे लोग भी आ गए, फिजिकली आपने इकट्ठा भी करवा लिया, जैसे भी चांद के ऊपर बैठा दिया, कहीं भी बैठा दिया, लेकिन सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लोगे ना, तो दूसरा एक कारण जो है जिसके चलते हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि इवन इफ दे कुड, द सिटीजंस डज नॉट हैव द टाइम, डिजायर और द स्किल्स। तो अगर आप जनता को ले भी आए ना, तो उस जनता के पास में उतना टाइम नहीं होगा कि सारे लोग आए, ठीक है, सारे लोग अगर आ भी गए तो उनके पास डिजायर नहीं होगी, कोई बोलेगा अरे आप ही ले लो ना निर्णय, हमें तो हमारी दुकान चलाने दो, ठीक है, इस तरह से ऑलवेज पीपल आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। क्लियर हुआ? उसके बाद में अगर आ भी गए, ले भी आए, सब कुछ उनकी इच्छा भी है, लेकिन उनके अंदर स्किल्स भी नहीं होगी। जरूरी नहीं कि हर इंसान को पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल डिसीजंस इसका नॉलेज हो, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। तो दो कारण है कि फिजिकली आप मॉडर्न डेमोक्रेसीज को देखोगे तो इतने सारे लोगों को एक साथ काम करवाना होता है, इतने सारे लोग होते हैं और इतने सारे लोगों को एक साथ आप ला ही नहीं सकते, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा कारण, अगर आप फिजिकली पॉसिबल करके ले भी आए लोगों को, मान लो, तो भी क्या है कि हर इंसान के पास वो स्किल्स नहीं होगी, वो टाइम नहीं होगा, वो डिजायर नहीं होगा टू पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? सो द क्वेश्चन इज, अब देखो यहां पे इतनी चीजें समझना है आपको कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों नेसेसरी है। एक सवाल ऐसे बन सकता है थ्योरी पार्ट पे, क्लियर है, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है और क्यों नेसेसरी है। अब अगर हम बात करें तो हमने अभी तक जितना डेमोक्रेसी को समझा है, ठीक है, और यह जो टॉपिक है दोनों में डिफरेंस है। आपने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी समझ लिया, लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी अपनी जगह है, ठीक, डेमोक्रेसी अपनी जगह है और एक गुड डेमोक्रेसी अपनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या है कि जैसे कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है, तो वो संभालना अपनी जगह है कि उन्होंने संभाल लिया, बस जैसा चल रहा है काम चलने दो। और एक क्या होता है गुड गवर्नेंस, मतलब किसी ने बहुत अच्छी तरह से उस जिले को संभाला है। क्लियर हुआ? तो दो अलग अलग चीजें होती है, ठीक, मतलब एक काम करना और एक बहुत अच्छी तरह से काम करना।
वैसे ही क्या होता है कि आपने जितना डेमोक्रेसी को समझा वो एक मिनिमल फीचर्स को दर्शाता है, लेकिन डेमोक्रेसी इज मच मोर देन दैट। तो सवाल ये आता है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। आप एक डेमोक्रेसी में और एक गुड डेमोक्रेसी में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो आप। तो यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए, उनकी मदद से हम समझते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डेमोक्रेसी कहीं पे भी हो सकती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, डिसीजन लेंगे, ये सारी चीजें, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू फोकस ऑन गुड डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से काम करे, डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक जाए, इस चीज को इंश्योर करना होगा, ठीक है। और जब आप गुड डेमोक्रेसी की बात करोगे तब आप डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी के होराइजन को आप ब्रॉड कर रहे हो, ठीक है। यू आर सर्चिंग फॉर द ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, गेटिंग द आइडिया। आप क्या कर रहे हैं, जब डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी की बात करोगे ना, तब आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप काम की बात कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम की बात कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव बड़ा कर रहे हैं। वही चीज यहां पे है कि जब आप ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप पर्सपेक्टिव बड़ा करते हैं, बड़ा सोचते हैं कि हाँ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आप ये देखने की कोशिश करते हो कि क्या कह सकते हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आप चीजों को एक तरह से क्या कर सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ डेफिनेशन और 4 फीचर्स पे। क्लियर हुआ। तो जैसे यहां पे एक चीज बात करते हैं कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में क्या आ जाएगा, तो डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाए। हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखना पड़ेगी। जैसे हम बात करें कुछ एग्जांपल्स, क्या है कि हमारी फैमिली में सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली, हमेशा कहेंगे, ठीक है, वी आर ए डेमोक्रेटिक फैमिली। मतलब क्या हो गया कि डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया ना, डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अब क्या क्या एग्जांपल दिया कि हमारी फैमिली में हम सब बैठ के एक साथ डिसीजन लेते हैं, सबकी राय सुनी जाती है, सबका ओपिनियन सुना जाता है। मतलब आपका क्या कह सकते हैं कि जीने का तरीका क्या हो गया, यहां पे डेमोक्रेटिक हो गया। तो डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अदर देन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो है ही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके अलावा डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है, एक प्रिंसिपल की तरह होती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो कंट्री में गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करे। और डेमोक्रेटिक तरीका क्या हो सकता है, तो व्हाट इज द ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉड मीनिंग में यह आ जाएगा कि आप सारे लोगों को कंसल्ट करो, सारे लोगों का कंसेंट लो, उनकी सहमति लो, उनसे पूछा जाए। जैसे मान लो कोई लॉ बनाना है, तो अब मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये एक फीचर था। लेकिन यहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो इच्छा है वो थोड़ी ना कर सकते हैं, वो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन अब वो जो लॉ बनाया जा रहा है तो आपको बस चुन दिया, तो इसका मतलब आप ये भी नहीं कि आप अपनी इच्छा से लॉ बनाते रहो, आप जनता से भी पूछो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लॉज उन जनता के लिए ही तो बनना है। तो इस तरह से क्या है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज who are affected by that decision। समझ में आया ना। तो इसी तरह से what is the broad meanings of democracy, that you should take democracy as an organization, not only as an government, ठीक है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरह मत लेके चलो, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेके चलो, जिसमें डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कंसल्टेशन, कंसेंट पर बेस्ड होना चाहिए डिसीजंस। दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो वे ऑफ डेमोक्रेसी है ना, कि आप सभी लोगों को सर्वसहमति से काम कर रहे हो, ये गवर्नमेंट में भी अप्लाई हो सकता है, एक फैमिली में भी और एक ऑर्गेनाइजेशन में भी। जैसे क्या हो रहा है कि एक टीचर है, अगर ये बोल रहा है क्या कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं या पढ़ा रही होती हूं, उस समय में कोई क्वेश्चन ना पूछे मुझसे, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूं। तो ये क्या है, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप समझोगे तो यहां पे उस क्लास के अंदर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना तो बहुत बेसिक है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो होती है ना, डेमोक्रेसी में मतलब आप हर उस इंसान से कंसल्ट कर रहे हो, हर उस इंसान का कंसेंट ले रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है। तो उसकी सहभागिता जब आप इंश्योर करते हो तब आप क्या कह सकते हो कि यस यू आर वर्किंग इन अ डेमोक्रेटिक वे, ठीक। तो दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life। और इसी के चलते हम क्या कहेंगे कि डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो लाइफ के किसी भी स्फीयर में अप्लाई किया जा सकता है। अगली चीज जैसे देखो, तो समटाइम्स we use the word democracy not to describe any existing government
but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. तो पहली चीज क्या देख ली हमने कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन अप्लाई टू द एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरी चीज ब्रॉडर मीनिंग्स में अगर हम समझें तो दूसरा ब्रॉडर मीनिंग हमें क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है ना, समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेसी शब्द सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट के लिए, किसी एक सरकार के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम डेमोक्रेसी शब्द जो है, डेमोक्रेसी के भाव जो है ना, जो वैल्यूज है, जो एट्रीब्यूट्स है, उन्हें हम एक स्टैंडर्ड की तरह सेट कर देते हैं। ये डेफिनेशन, मतलब ये एग्जांपल पढ़ो क्या है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अब देखो ये स्टेटमेंट की गहराई समझना, क्या कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी है कंट्री में, हमारे देश में डेमोक्रेसी, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन यहां स्टेटमेंट क्या लिखा है कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। मतलब कोई भी भूखा ना सोए रात में, सबके पास खाना हो, ठीक है, तभी हम सही मायने में डेमोक्रेटिक कंट्री हो पाएंगे। तो देखो डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रह गई, वही वाली बात है, ठीक है। वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। हमने क्या करा है, यहां पे डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, यहां पे डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है टू सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड। हम एक आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी का सही मायना यह होगा जब कोई भूखा ना सोए, ठीक है, सभी को खाने को मिले। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप डेमोक्रेसी शब्द का जो कह सकते हैं ना, डेमोक्रेसी शब्द की जो अप्रोच है, जो उसका कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो होराइजन है वो इतना ब्रॉड है कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप एक तरह से कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी से आप आइडियल स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक है लेकिन उसे यहां तक पहुंचना होगा, तब वो डेमोक्रेटिक मतलब कह सकते हैं कि तब वो डेमोक्रेसी की अग्नि परीक्षा को पास कर पाएगी। क्लियर हुआ? तो ये चीज रहती है, इट एनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। और जब आप इस तरह से आइडियल सेट करते हो डेमोक्रेसी के नाम पे कि ट्रू डेमोक्रेसी जब आएगी जब कोई भी भूखा ना सोए, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ट्रू डेमोक्रेसी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह से क्या करते हो, आइडियल सेट करते हो ना कि मेरे लिए सही मायने में डेमोक्रेसी जब होगी, जब क्या होगा कि जब एक कह सकते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी क्या है, बहुत अच्छे से अच्छा एजुकेशन पा सकता है। तो क्या होगा कि आपने एक आइडियल सेट कर दिया कि जो भी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन आइडियल्स को कह सकते हैं फुलफिल करने के लिए क्या करे, प्रयास करे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से जब आप क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, व्हेन द ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज टू सेट अप द आइडियल्स। ठीक है, तो उसके चलते आप क्या कर सकते हो, इट एनेबल्स अस टू जज द एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी। जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी आप उन्हें जज कर सकते हो कि ये इन आइडियल्स पर खरा उतर पा रही है या नहीं उतर पा रही है। आप देख सकते हो कि हाँ उस डेमोक्रेसी में क्या मजबूती है, क्या वीकनेसेस हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। और जब आप क्या करते हो कि आप जब इस तरह से आइडियल सेट करते हो तो अब आपको समझ में आता है कि कुछ डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसी डेमोक्रेसीज हैं, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, मिनिमम बेंचमार्क जो था ना कि हाँ डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और 4 फीचर्स को अप्लाई कर दिया है। बाकी उसके अलावा जैसे देखोगे तो उसके अलावा जो ब्रॉडर मीनिंग से उन्हें क्या कर पा रही है, इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं ऐसे आइडियल सेट करते हो तो उससे आपको समझ में आता है कि इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को जब ब्रॉडली समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक मिनिमल डेमोक्रेसी क्या होती है और एक गुड डेमोक्रेसी क्या होती है। तो जहां से हमने डिबेट स्टार्ट की थी कि व्हेन यू आर सीइंग द ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो उससे आप क्या कर सकते हो, ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी को जब समझने की कोशिश करोगे तो उससे आप मिनिमल डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे। डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी को अगर समझना है तो डेमोक्रेसी तो हर वो कंट्री होगी जहां पे आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और 4 फीचर्स देखने को मिलेगी, लेकिन गुड डेमोक्रेसी क्या करेगी, वो आइडियल सेट करेगी और उन आइडियल्स को अचीव करने का प्रयास करेगी। गुड डेमोक्रेसी क्या करेगी, एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी, ना कि सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरह। ठीक है, जो क्या करेगी, हर उस इंसान के कंसेंट पे, कंसल्टेशन पे डिपेंड करेगी, कैसे विश्वास रखेगी, जो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होंगे। तो दीज आर दी ब्रॉड मीनिंग्स। अब ये टॉपिक ऐसा था जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा होगा कि सर बाउंसर मार के निकल गया, लेकिन ये बहुत गहरा टॉपिक है। जी हाँ, इतना गहरा, डूब जाओ, इतना गहरा है। तो इस टॉपिक की गहराई को समझना। अब डेमोक्रेसी एंड इट्स स्कोप को अगर समझे तो यह जो क्लास 9th की आपकी सिविक्स होने वाली है ना, तो क्लास 9th की सिविक्स जो है आपको कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर जो है डेमोक्रेसी की वो बताएगी। और क्लास 10th में भी इसी तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जब बुक पढ़ोगे उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग डायमेंशंस पे डेमोक्रेसी को समझने का मौका मिलेगा। क्लियर है? अब देखो अल्टीमेटली अगर कंक्लूड करें हम तो क्या इंडिया एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है कि नहीं है? सर एक सवाल का जवाब एक लाइन में दे दो। देखो तो कोई भी कंट्री वर्ल्ड में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में परफेक्ट डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी नहीं है। तो नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज लाइक अ मूविंग टारगेट। मैंने क्या बताया कि यहां आप क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यू आर यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड। आप एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली अ मिनिमम कंडीशन। डेमोक्रेसी क्या कर रही है, कोई भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो आपके लिए क्या करती है, सिचुएशन बना के देती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपको मैच खेलना है, तो आपको बैट ला दिया, हेलमेट ला दिया, ठीक है, बॉल ला दी, सारी चीजें ला दी, लेकिन अल्टीमेटली बैट उठा के आपको ही खेलना पड़ेगा। अगर समझ में, तो वही चीज है कि डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी को ऐसा कह सकते हैं जादुई शरबत थोड़ी ना कि पी लिया बस और एकदम कह सकते हो कि स्वर्ग बन गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी आपको सिर्फ क्या देती है, मिनिमम कंडीशंस देती है। इट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया आपको, वो निरंतर प्रयास आपको करना पड़ेगा। सिटीजंस कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इट इज द पीपल हु डिसाइड्स वेदर अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट, ठीक है। सिटीजन जो है वो जितना प्रयास करेंगे, कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी के उतने आगे बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो द फेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट एज सिटीजंस वी डू, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी आपको एक मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड करके देती है, और उस मिनिमम कंडीशन के अंदर जो आम जनता जनार्दन है ना, उन्हें काम करना होता है, उन्हें अपना मैक्सिमम अचीव करना पड़ता है। डेमोक्रेसी कोई इंसान नहीं जो आपको जाते हुए दिखेगी, आप पूछ सकते हो कि भाई कब आएगी डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ आपको क्या दे रही है, सर्कमस्टेंसेस बना के देती है। इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु मेक्स द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। क्लियर हुआ? तो दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यही चीज है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शायद वो मिनिमम कंडीशंस भी ना मिले, लेकिन डेमोक्रेसी में वो मिनिमम कंडीशंस मिल रही है, और उन मिनिमम कंडीशंस का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है उन मिनिमम कंडीशंस को, अगर सिटीजंस जागरूक होंगे तो। सो दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज द ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आया? एक बार समराइज कर दे सारा। देखो ये टॉपिक क्या है, मैं समझ सकता हूं ये टॉपिक क्योंकि गहरा टॉपिक है ना, तो इसको बहुत गहराई से समझना होगा, बुक रीड करना जरूरी एक बार। बाकी आपको समराइज करके दूं, देखो ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक डेफिनेशन और 4 फीचर तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी को आप जैसे समझोगे तो डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन एन गवर्नमेंट, ठीक है। एक गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है। उसमें आप क्या करो, डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं करते हो, उससे आप आइडियल्स सेट करते हो, और उन आइडियल्स के बेसिस पे आप ये जज कर सकते हो कि कौन सी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, कौन सी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब कौन सी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, कौन सी नहीं है, मतलब गुड डेमोक्रेसी और कह सकते हैं सिर्फ डेमोक्रेसी में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में। तो सर क्या कोई सी डेमोक्रेसी परफेक्ट है? नहीं, कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। डेमोक्रेसी एक मिनिमम कंडीशन ही देती है। इट इज वी द पीपल हु स्ट्राइव टू मेक आवर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, ठीक है। हम अपनी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कराने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और वो करते रहना चाहिए। क्लियर है? तो ये प्यारी सी कहानी थी। चैप्टर हमारा यहां पर होता है कंप्लीट। इस वीडियो के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आई होप यू एंजॉयड लाइक दिस, ठीक है, आपको भी मजा आया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइएगा। ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। रास्ता बहुत सीधा है, magnetbrains.com सर्च करना है, आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी, ठीक है। अपनी क्लास सेलेक्ट करना, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, टॉपिक होगा, सब टॉपिक होंगे, आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और जूनियर, सीनियर्स और क्लासमेट्स इन्हें भी बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सब कुछ इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।